तो गाइस हमने पहला रिक्वायरमेंट देखा कि पेमेंट टर्म्स फील्ड को हमने ऐड किया MET1 रिपोर्ट में। अब चलिए दूसरा रिक्वायरमेंट। हमारा दूसरा रिक्वायरमेंट क्या था कि ड्यू डेट फील्ड को ऐड करना इस रिपोर्ट में, अगर उस परचेज ऑर्डर का जो है इनवॉइसिंग जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, इसकी मतलब परचेज ऑर्डर जो है वो इनवॉइस उसका जनरेट कर दिया गया है। उस केस में ड्यू डेट फील्ड जो है वो ड्यू डेट फील्ड यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे ऐड करवाना है। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें ये भी, क्योंकि ये गैप है स्टैंडर्ड एसएपी में, ड्यू डेट भी आप देख सकते हो, ड्यू डेट का फील्ड भी यहाँ पे नहीं है। इसकी वजह से हमें क्या करना होगा, हमें फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना रहेगा। उसमें हमें टेक्निकल डिटेल्स जैसे कि टेबल और टेक्निकल फील्ड नेम, ये कैसे वो फेच करना है, हमें वो पूरे स्टेप्स को वहाँ लिखना रहेगा। ठीक है, मेनली फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में हम टेबल, रिक्वायर्ड टेबल किस टेबल में, और रिक्वायर्ड फील्ड कौन सा फील्ड रिक्वायर्ड है जो क्लाइंट ने, बिजनेस ने बोला है, और वो फील्ड किस टेबल में अवेलेबल रहेगा उसको फेच कर उसको उसको लेके आना है वहां से, और इसके साथ लिंक करना है जो रिक्वायर्ड, जहाँ पे अपने को रिक्वायरमेंट आया है। ठीक है, तो हमें ड्यू डेट, अगर इनवॉइस पीओ उस पीओ का अगेंस्ट में इनवॉइस को जनरेट किया गया है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में हमें उस केस में हमें ड्यू डेट को यहाँ पे लेके आना है। ओके, ड्यू डेट के फील्ड को तो लेके आना ही होगा, लेकिन अगर पीओ इनवॉइस हो गया है तो उसमें वैल्यूज दिख जाएगा, इनवॉइस नहीं हुआ है तो वो ब्लैंक रहेगा, ये होगा इस केस में। ओके, तो चलिए, ड्यू डेट फील्ड इफ पीओ इज इनवॉइस्ड एंड रिलीज टू अकाउंटिंग, पीओ इनवॉइस होना चाहिए, मतलब पीओ इनवॉइस डॉक्यूमेंट जनरेट होना चाहिए, उसके बाद उसका अकाउंटिंग, उस इनवॉइस डॉक्यूमेंट का अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट भी जनरेट होना चाहिए। ओके, तो गाइस इसमें थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि कैसे मैं इसको फेच करूँ, मैं कैसे इसको लेके आऊंगा, इस लॉजिक को यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा जो एफएसडी में लिखा जाता है। तो रिक्वायरमेंट क्या है, ME2N रिपोर्ट में ड्यू डेट लेके आना है अगर उसका इनवॉइसिंग हो गया है, और उस इनवॉइसिंग के बाद अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट भी जनरेट हो गया। ओके, तो सबसे पहला हमारे पास परचेज ऑर्डर है, और गेट पीओ डिटेल्स सेलेक्ट फ्रॉम ईकेकेओ टेबल से पीओ डिटेल्स को आप सेलेक्ट करो, जहां पे EBELN जो है, ये इसका मतलब पीओ नंबर होता है, विच इज RE इनवॉइस रिलेटेड। तो चलिए, सबसे पहले हम EKKO टेबल में, ये टेबल है, दिस इज टेबल। सबसे पहले हम EKKO टेबल में चलते हैं। एक मैं और स्क्रीन ओपन कर लेता हूं। SE69 EKKO टेबल में देखिए मैं आ गया, EKKO टेबल में मैं आ गया। ये टेबल जो है परचेजिंग डॉक्यूमेंट हेड है। ओके, इसमें परचेजिंग डॉक्यूमेंट है, EBELN जो है परचेजिंग डॉक्यूमेंट है। ओके, ये दे दो, विच इज RE रिलेटेड इनवॉइस। ठीक है, तो सपोज हमारे पास ये परचेजिंग डॉक्यूमेंट मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने टेस्ट डेटा बनाया है अपने आईडीएस सिस्टम में, तो मैंने यहाँ पे ये परचेजिंग डॉक्यूमेंट दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए, ओके, तो ये अपने पास परचेज ऑर्डर आ गया विच इज RE रिलेटेड, मतलब ये RE रिलेटेड, मतलब इनवॉइस RE, मतलब ये डॉक्यूमेंट टाइप है इनवॉइसिंग का, विच इज RE रिलेटेड। ठीक है, अब एक मिनट, ओके, अब हम ये देखते हैं, अब नेक्स्ट, अब हम कहाँ चलेंगे, सबसे पहला स्टेप हमने ये किया, EKKO टेबल से हमें पीओ मिल गया। ओके, जो कि RE रिलेटेड होना चाहिए। ओके, मतलब इनवॉइसिंग उसका हो जाना चाहिए ऑलरेडी। उसके बाद इनवॉइस रेफरेंस इन पीओ हिस्ट्री फ्रॉम EKBE वेयर EBELN, मतलब अब हमें चलना होगा EKBE में, जहाँ पे EBELN देखिए जो हमारे पिछले टेबल में भी था, वो परचेज ऑर्डर हमको लेना पड़ेगा। एंड BETWP इज इक्वल टू क्यू, क्यू मतलब हो गया कि RE रिलेटेड डॉक्यूमेंट है ओनली। ओके, ओनली, एंड देन गेट बेलनर को वहां से अपने को पिक करना रहेगा। गेट बेलनर फील्ड फ्रॉम EKBE, बेलनर में मतलब इनवॉइस डॉक्यूमेंट रहेगा। इनवॉइस, मैं अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी इनवॉइस है इनवॉइस डॉक्यूमेंट वहां रहेगा। तो चलिए इस प्रोसेस को चलिए चलते हैं।
ई के बीई में जाना है, जहां EBELN जो है वो पीओ नंबर है। तो मैंने एक और विंडो ओपन कर ले रहा हूं। SE16N टेबल में चलते हैं। ई के बीई में चलिए, ई के बीई, ई के बीई में चलिए। यहाँ पे EBELN जो है, देखिए मैंने यहाँ जो पिछले टेबल में दिया है मैं वहीं से इसको पिक करता हूँ, और मैं सेम यहाँ पे मैं उसी को यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है। और अभी मैंने इस लॉजिक में क्या, देखिए मैंने लॉजिक कैसे लिखा है और मैं कैसे उस पर वर्क, कैसे लॉजिक लिखना है मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को इस एफएसडी में। तो फाइंड पीओ रेफरेंस इन पीओ हिस्ट्री, ई के बीई में जाइए, वहाँ EBELN जो है वो पीओ नंबर रहेगा, ठीक है। एंड BETWP इज इक्वल टू क्यू। ओके, चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। और यहाँ पे अपने को क्या उठाना है, BETQP, पीओ हिस्ट्री कैटेगरी, ये पीओ हिस्ट्री कैटेगरी है। ये देखिए, ये हिस्ट्री कैटेगरी HCT जो है, ये हिस्ट्री कैटेगरी है। इसमें जाना है विच इज आरई रिलेटेड, अपने को सिर्फ आरई रिलेटेड वाले को ही पिक करना है, जो आरई रिलेटेड रहेगा ना उसको ही अपने को पिक करना है। ओके, तो देखिए ये अपने पास ई वाला भी आ गया है और क्यू वाला भी आ गया है, तो अपने को आरई रिलेटेड चाहिए तो हम क्यू वाले को लेंगे। ई मतलब देखिए क्या होता है, ई मतलब होता है गुड्स रिसिप्ट। अभी इसका गुड्स ही रिसिप्ट हुआ है, तो अपने को गुड्स रिसिप्ट वाला नहीं चाहिए, अपने को इनवॉइस रिसिप्ट वाला चाहिए। क्यू मतलब आरई, आरई मतलब इनवॉइस, ठीक है, अपने को ये चाहिए। तो बेस्ड ऑन दिस, इस परचेज ऑर्डर के बेसिस पे हम इस मटेरियल डॉक्यूमेंट, जो कि ये इनवॉइस डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नहीं, इनवॉइस डॉक्यूमेंट है, किसके बेसिस पे उठा रहे हैं, इसके हिस्ट्री कैटेगरी में ये क्यू है, मतलब इसका इनवॉइसिंग हो गया है। अगर इसका इनवॉइसिंग हो गया है, क्यू हो गया है, तो हम इस मटेरियल डॉक्यूमेंट को पिक कर लेंगे बेसिस ऑफ परचेज ऑर्डर, राइट। अगर देखिए इसको ऊपर वाले केस में आप देखो, ये ई है, ई मतलब, ई मतलब जो हो गया है, ई मतलब गुड्स रिसिप्ट, राइट। तो गुड उसको नहीं उठाना है, लेकिन इसको उठाना है, इसको आप पिक कर लोगे। ओके, तो चलिए हम, हमें ये क्या मिल गया, 5110 5 एंडिंग विथ 692, राइट। एंडिंग विथ 692 अपने को मटेरियल डॉक्यूमेंट, इनवॉइस डॉक्यूमेंट मिल गया, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ओके, तो लिंक आप देख रहे हो। उसके बाद अब हम, हमें क्योंकि इनवॉइस डॉक्यूमेंट मिल गया है, तो अब हम इनवॉइस वाले टेबल में चलेंगे। आरबीकेपी जो है वो पीओ का इनवॉइस टेबल होता है, तो आरबीकेपी में चलते हैं। आरबीकेपी में चलते हैं और हमने जो भी वहां से इनवॉइस पिक किया है ना, गेट इनवॉइस सेलेक्ट फ्रॉम आरबीकेपी, ये देखिए हमने ऊपर में पिक किया था बेस्ड ऑन क्यू। ये इसको मैं पिक कर ले, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इस इनवॉइस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे दे दीजिए, और देने के बाद इसको एग्जीक्यूट कीजिए। ओके, एंड विच इज आर रिलेटेड, रिप्लेस विद द इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर ई के बीई, जो हमें ई के बीई से मिला है ना उसी को यहाँ पे रिप्लेस करके रख दीजिए। बी बेलनर, देखिए यहाँ पे बेलनर में, एक मिनट, बेलनर देखिए ऑलरेडी इनवॉइस डॉक्यूमेंट में देखिए वही वाला है, यहाँ पे मतलब हम उसको लिंक कर रहे हैं, उस टेबल से इस टेबल को लिंक कर रहे हैं। तो हमने शुरू किया पीओ टेबल से, फिर हम चले गए ई की बी में हिस्ट्री वाले टेबल में, और हिस्ट्री वाले टेबल से हम आ गए किसमें, इनवॉइस वाले टेबल में। और अब हम इनवॉइस वाले टेबल से जाएंगे हम अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के टेबल में। तो आरबीकेपी में, उसके बाद चलिए आप आरबीकेपी में एक्स बेलनर पे जाइए। चलिए मैं फोर्थ टेबल पे चल रहा हूँ। SE16N, और यहाँ पे अपने को जाना है, कौन सा टेबल है अपना, यहाँ पे अपना आरबीकेपी में जाइए। ओके, और आरबीकेपी में एक्स बेलनर,
तो आरबीकेपी में तो ये अपना वही सेम अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट होगा ना, सॉरी सेम अपना इनवॉइस डॉक्यूमेंट होगा, तो मैं वही दे रहा हूँ यहाँ पे, इनवॉइस डॉक्यूमेंट मैं वही दे दिया और इसको एग्जीक्यूट कर लीजिए। ओके, सही है। और मैंने फील्ड क्या बताया है, एक्स बेलनार। तो देखिए आरबीकेपी के एक्स बेलनार में, देन ये एक्चुअली एक्स बेलनार नहीं है, दिस इज बेलनार, ये ये बेलनार है। आरबीकेपी के आरबीकेपी के बेलनार को पास करो बीकेपीएफ के बेलनार में। आरबीकेपी का जो बेलनार है ना, आरबीकेपी का जो बेलनार, आरबीकेपी का जो, सॉरी ये तो बेलनर है, एक्स बेलनर, मैं बिल्कुल सही था। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी। आरबीकेपी का जो एक्स बेलनर है उसको पास, एक्स बेलनर मतलब क्या होता है देखिए, ये हम आरबीकेपी में आ गए और ये एक्स बेलनर मतलब रेफरेंस है, ठीक है। तो एक्स बेलनर का फील्ड मतलब रेफरेंस होता है। तो इस आरबीकेपी के टेबल में जो भी रेफरेंस है, तो देखिए रेफरेंस है टेस्ट 01, राइट। इसको पास कीजिए, इसको किस में पास करने के लिए बोल रहा हूं मैं, इसको पास कर दीजिए बीकेपीएफ जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का जो हेडर है उसके टेबल में पास कर दीजिए, एक्स बेलनर के फील्ड में, ये कॉमन होगा। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और विंडो ओपन कर लेता हूँ। SE69, मैंने बोला बीकेपीएफ, बीकेपीएफ में जाइए, बीकेपीएफ में जाइए और सेम उसके वैल्यूज को क्या कर दीजिए, देन पास द एक्स बेलनर डिटेल्स टू बीकेपीएफ एक्स बेलनर। तो मैं क्या करूंगा देखिए, इसके पहले में ये था ना, एक्स बेलनर में टेस्ट 01 था, इसको कॉपी कर लीजिए और इस वाले में क्या कर दीजिए, पास कर दीजिए इसमें एक्स बेलनर, एक्स बेलनर यहाँ पर, राइट, मतलब रेफरेंस इसमें दे दीजिए और एग्जीक्यूट कर दीजिए। देखिए आ गया। अब ये दिस इज, ये जो है ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस डॉक्यूमेंट नहीं, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो देखिए रेफरेंस अपना कॉमन हो गया। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है यहाँ से अपने को अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट मिल गया। देखिए हमें पिछले वाले स्टेप में हमें क्या था, मिला था इनवॉइस डॉक्यूमेंट। इस उस इनवॉइस डॉक्यूमेंट वाले टेबल में, इस इनवॉइस डॉक्यूमेंट वाले टेबल में हमें रेफरेंस पता चला, ये रेफरेंस, इस रेफरेंस से हम आ गए अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के टेबल में, और इस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के टेबल से हमें मिल गया ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, बीकेपीएफ में। अब हमें चाहिए ड्यू डेट। अब हम लास्ट स्टेप में मैं चलता हूँ और एक स्क्रीन ओपन करता हूँ मैं। ओके, मैंने मैक्सिमम ओपन कर लिया है। अब मैं लास्ट स्टेप में चल के एक स्क्रीन को ओपन करता हूँ। देखिए लास्ट स्टेप में कैसे जाना है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट मिल गया, देन पास द अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, पास करिए इस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को बीसेक टेबल में, ईसीसी में बीसेक टेबल में, एस4 हाना में एसी डोका टेबल में। तो क्योंकि मैं अभी ईसीसी का आईडीएस सिस्टम में बता रहा हूँ आपको, तो इसलिए ये अभी ये है, ठीक है। तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को पास कीजिए जो हमने बीकेपीएफ से लिया है, बीसेक टेबल में पास कीजिए और गेट एफडी टैग, एफडी टैग ले लीजिए जो कि ड्यू डेट का फील्ड होता है ईसीसी में, ठीक है, फ्रॉम बीसेक। और एस4 हाना में नेट डेट जो है ये ड्यू डेट का फील्ड होता है एस4 हाना में एसी डोका टेबल से, ठीक है। तो क्योंकि मैं ईसीसी में हूँ, तो बीसेक टेबल जो है वहां से वहां पे चलिए, और ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट क्योंकि कॉमन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को SE69, इस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को यहाँ दे दीजिए, एग्जीक्यूट कर दीजिए। ओके, अब क्या करना होगा ना, यहाँ पे अपने को कंपनी कोड पता होना चाहिए, अदरवाइज उसमें जितने हैं सारे को दिखा देगा वो। तो कंपनी कोड हमारा देखिए क्या है, मैं पिछले वाले टेबल में जाके दिखा रहा हूँ आप लोग को। कंपनी कोड है अपना LI01, राइट। तो मैं यहाँ फिल्टर LI01 से ही लगा दूंगा ताकि उसी कंपनी कोड का डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाए। तो मैं यहाँ पे आ गया,
बीकेपीएफ, ये बीकेपीएफ नहीं, मेरे को बीसेग में आना था, राइट? बीसेग में मैं आ जाता हूँ और उसके बाद मैंने ये दे दिया, कंपनी कोड यहाँ दे दीजिए LI01। ओके, ये दे दिया मैंने। अब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं। एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। फील्ड क्या है? एफ टैग, FD टैग। उसको मैंने कॉपी किया। Why it has come like this? BSEC table LI01। ओके, अब यहाँ से अपने को लेना है FD टैग को। तो मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ फर्स्ट लाइन में, 5-1 इस पे मैंने डबल क्लिक किया और कंट्रोल F करके मैं FD टैग को पेस्ट कर दे रहा हूँ सर्च करने के लिए। ओके, देखिए ये अपना जो है ये ड्यू डेट है, ठीक है? ये अपना ड्यू डेट है। मैं भी आपको एसएपी स्क्रीन में दिखाऊंगा, ये ड्यू डेट है। तो देखिए ये जो हमने शुरू कहाँ से किया, हमने शुरू किया पीओ से। पीओ में जाके हमने क्या किया, हमारे पास पीओ नंबर था सिर्फ, राइट? इस टेबल में हमें डालना है ME21 में पीओ नंबर से। ई के क्यू टेबल से हमें पीओ नंबर मिल गया जो जिसका इनवॉइसिंग हो गया हो। उसके बाद सेकंड स्टेप हमने क्या किया, उस पीओ से हम आ गए कि जिसका इनवॉइस रिसिप्ट हुआ हो उसको हमने कंफर्मेशन किया ई के बीई टेबल से, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टेबल से हमने वो कंफर्म किया। और वो कंफर्म होने के बाद हमने वहां से मटेरियल डॉक्यूमेंट को पिक कर लिया जो कि इनवॉइस डॉक्यूमेंट है, वो हमने उठाया। तो सेकंड स्टेप से हमें इनवॉइस डॉक्यूमेंट मिल गया उस पीओ का जिसका इनवॉइसिंग हो गया है। थर्ड स्टेप में हम आए और थर्ड स्टेप में हमने क्या उठाया, थर्ड स्टेप में हमने एक कॉमन चीज उठाई आरबी केपी टेबल में और बीके आरबी केपी टेबल में। नहीं, थर्ड स्टेप हमने क्या किया ना, हम आरबी केपी टेबल में आए और वहां पे हमने बस एक कॉमन चीज ये देखा कि आरबी केपी का जो इनवॉइस डॉक्यूमेंट है और ईकेबीई में, क्योंकि हमें पिछले स्टेप में हमारा ईकेबीई जो है उसका जो ये इनवॉइस डॉक्यूमेंट आरबी केपी में हम चेक करेंगे कि वही सेम, मतलब ईकेबीई टेबल के बेलनर को हम पास कर देंगे आरबी केपी के बेलनर में, ठीक है? आरबीकेपी के बेलनर से अब हम आ गए, आरबीकेपी के बेलनर में रेफरेंस एक्स बेलनर जो ये रेफरेंस है, ठीक है? तो उसके रेफरेंस के वैल्यूज को हम पास करेंगे बीकेपीएफ के रेफरेंस वैल्यूज में, जहां से हमें अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट मिल गया। ओके, उसके बाद बीकेपीएफ से हम बीसेग में आ जाएंगे, इसी ईसीसी में, और हमको वहाँ एफडी टैग जो है वो ड्यू डेट का फील्ड होता है, वो हमें वहां मिल गया। अब इसी फील्ड को हमें ME21 रिपोर्ट में पुट करवाना है। एस फोर हाना में ये एफडी टैग फील्ड ड्यू डेट का नाम जो है NET डेट है एस फोर हाना में। तो यही देखिए मैंने कैसे लॉजिक लिखा, कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप में ड्यू डेट तक पहुंचा। तो यही इस तरह का कोई भी रिक्वायरमेंट हो आप लोग को तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको एस फोर हाना में दिखा दे रहा हूँ। एफडी टैग 22 में है, राइट? तो मैं आपको वो वाला परचेज ऑर्डर अभी ओपन कर देता हूँ, ME23N। और ये अपना परचेज ऑर्डर ये है एंडिंग विथ 479। मैं यहाँ चलता हूँ, एंडिंग विथ 479, देखिए ओपन है ऑलरेडी, एंडिंग विथ 479, एंडिंग विथ 479। ओके, अभी देखिए अपना इनवॉइस रिसिप्ट 9692 है, राइट? इनवॉइस रिसिप्ट 9692 देख लीजिए है। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में अगर जाऊं इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जो है, फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए। इसका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट देखिए 5100 एंडिंग विथ 10, 5100 एंडिंग विथ 10। और एक स्टेप में बैक आ रहा हूँ और इस स्टेप में आप देखिए ड्यू डेट, राइट? बेसलाइन डेट जो है, देखिए पेमेंट टर्म्स जो यूज किया गया है ना, पेमेंट टर्म्स कौन सा यूज किया गया मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये 60 डेज का पेमेंट टर्म्स यूज किया गया है। तो ये अपने को परचेज ऑर्डर में भी हेडर में दिख जाता है पेमेंट टर्म्स। देखिए L060,
ये अपना पेमेंट टर्म्स है। ओके, L060 पेमेंट टर्म्स आपको दिख गया, जो परचेज ऑर्डर में दिया गया, इसके बेसिस पे ही यहाँ पे काम हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे आया, इनवॉइस पे मैंने डबल क्लिक किया, उसके बाद हम फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं। देखिए ये फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट हो गया, और यहाँ पे सॉरी, वो अपना 60 था ना, अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, 60 डेज आप जोड़ लीजिए। ये बेसलाइन डेट है, बेसलाइन डेट की मदद से ड्यू डेट यहाँ पे 60 डेज जो है वो कैलकुलेट हुआ है। तो ये ड्यू डेट मैंने दिखाया आपको टेबल में, एफडी टैग टेबल में, जो मैंने आपको दिखाया। और जो ये इसी ड्यू डेट को वहां पे चाहिए रिपोर्ट में, ME2N रिपोर्ट में। मतलब बिजनेस को रिक्वायरमेंट ये था कि ये जो ड्यू डेट है, दे नीड दिस ड्यू डेट टू बी अवेलेबल, ये ड्यू डेट फील्ड वहां पे अवेलेबल हो उनके ME2N रिपोर्ट में, जो जिसके लिए मैंने ये लॉजिक लिखा है, और इसके मदद से देखिए ये रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, इसलिए कि आपको SAP FICO से रिलेटेड जितने वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू गाइस, बाय।